नमस्कार। क्या आपको या आपके परिचित लोगों में से किसी को सफ़ेद दाग, जिसको वाइट स्पॉट या वाइटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है, की समस्या है? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय जो बहुत प्राकृतिक हैं और जो घर पर ही आप आसानी से कर सकते हैं बताए जाएंगे। आप पहले इस समस्या का पूरे तरीके से क्यों विकास होता जा रहा है, कैसे ये बढ़ती जा रही है, आप इसको समझ लें। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप इस समस्या को पूरे तरीके से सही भी कर सकते हैं। वैसे तो ये कहावत कही जाती है कि सफ़ेद दाग जिनको हो जाते हैं उनके सफ़ेद दागों का इलाज बहुत मुश्किल से हो सकता है, वो भी बहुत कम लोगों का। ज़्यादातर अभी तक ये कहा जाता था कि ल्यूकोडर्मा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन विगत कुछ समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग अगर अच्छे तरीके से प्रयास करें तो ल्यूकोडर्मा का इलाज संभव है। ल्यूकोडर्मा मतलब डर्मा मतलब स्किन का वाइट होना चालू हो जाना, धीरे धीरे करके पैची वाइटनेस आना चालू हो जाती है स्किन पर। ये क्यों आ रही है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्किन की टोन का एक जैसा रखना किसका काम है। तो स्किन की लेयर में सेल्स पाई जाती हैं कुछ, जिनका नाम होता है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट सेल्स जो होती हैं, इनका काम है मेलानिन सिक्रेशन, और ये मेलानिन पिगमेंट जो है, यही पिगमेंट है जो आपकी स्किन कलर को एक जैसा रखने का काम करता है। अगर ये पिगमेंट किसी जगह पर ज्यादा हुआ तो स्किन के कलर को एकदम से डार्क डिस्कलरेशन पर ले जाएगा, और अगर किसी जगह पर ये पिगमेंट कम होना चालू हुआ तो वहां से कलर धीरे धीरे करके वाइट होना चालू हो जाएगा, और वहां से जो नॉर्मल कलर था स्किन का वो हटेगा और उसकी जगह पे व्हाइट स्पॉट जनरेट होना चालू हो जाएगा, जिसको व्हाइट स्पॉट बोला जाएगा। सफेद दाग हिंदी में बोलते हैं, वाइटिलिगो बोलते हैं जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें, या ल्यूकोडर्मा भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये मेलानोसाइट्स जो हैं, ये सेल्स जो हैं, मेलानिन सीक्रेटिंग सेल्स जो हैं, ये मेलानिन सीक्रेशन करवाती रहती हैं जब तक नॉर्मली, तब तक आपकी स्किन का कलर बिल्कुल सेम कलर रहता है। और जैसे ही इनकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज में कोई गड़बड़ी आती है तो स्किन का कलर फिर डिस्कलरिंग होना चालू हो जाता है, डिस्कलर्ड होना चालू हो जाता है। कहीं आपका सेट जो है वो वाइट चालू हो जाएगा, कहीं आपका सेट जो है वो धीरे धीरे करके डार्क डिस्कलरेशन पर शिफ्ट होना चालू हो जाता है, या मोल्स हो जाते हैं, या व्हाइट स्पॉट्स बनना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यहां आते हैं जो सामान्य तौर पर जिनको अभी कोई पैची वाइट नहीं है स्किन, लेकिन डॉटेड वाइट जो है ना, पूरे जैसे घुटने से लेके टखने तक के हिस्से में पिंडली में 20 से 25 छोटे छोटे डॉट टाइप के वाइट से बन रहे हैं। लोग चिंतित होना चालू हो जाते हैं कि ये क्या होना चालू हुआ है। तो ये मूल रूप से एक तरीके से कहा जाए कि मेलानोसाइट की सीक्रेशन की कमजोरी के चक्कर में, मेलानिन की कमी की वजह से डॉटेड व्हाइट स्पॉट्स बॉडी पर आना चालू हो जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन अगर हम और विचार करें, हम और कारण निकालने की कोशिश करें, तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे मरीजों में। जब एनालिसिस की गई है तो ये देखा गया है कि जिनको व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं, उनका अगर विटामिन डी का फॉलोअप हम कराते हैं तो वो कम रहता है, विटामिन B12 का फॉलोअप कराते हैं वो भी कम रहता है। तो इम्यूनिटी के वीक होने के साथ साथ अगर आपका विटामिन डी का सैचुरेशन कम हो रहा है ब्लड में, या फिर B12 आपका कम आ रहा है ब्लड में, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है ये आपके लिए, आप इस प्रॉब्लम के लिए प्रोन हो जाते हैं
और इनकी कमियां आपको व्हाइट स्पॉट्स आपकी स्किन पर जनरेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर मानी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे कि एक लाइफस्टाइल जो है वो आपकी अगर लेथार्जिक हो रही है तो धीरे धीरे करके आपके शरीर की सारी कोशिकाओं की फंक्शनल कैपेबिलिटीज कम होना चालू होती हैं। तो लेथार्जिक लाइफस्टाइल भी व्हाइट स्पॉट होने का एक रीजन मानी जा सकती है। बहुत पुराने समय में ऐसा विचार किया जाता था, ऐसी अवधारणा थी कि अगर आपने दूध के बाद में अचार खा लिया या फिर आपने दूध से बनी मिठाइयों के बाद में कोई खट्टी चीज खा ली या फिर आपने मछली, अगर जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपने फिश खाई है और फिश के बाद आपने सिट्रस फ्रूट्स खा लिए या फिर सिट्रस फ्रूट्स का जूस ले लिया तो आपको व्हाइट स्पॉट हो सकते हैं। ये एक अवधारणा थी जो कहीं हद तक पहले के लोग इसको जस्टिफाई भी करते थे कि हाँ भाई ये ऐसा करते हैं और इनको व्हाइट स्पॉट हुए। भाई पहले कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं चलती थी, लोग केवल एक्सपीरियंस के बेस पर ही चीजों को एनालाइज करते थे। तो ऐसा देखते थे कि जिनकी लाइफस्टाइल वैसी है उनको ये समस्या हो रही है, इसलिए वो कह देते थे कि भैया अगर आपने दूध के साथ, आपने दूध के बाद में आपने कोई खट्टी चीज खाई है तो आप प्रोन हो जाते हैं व्हाइट स्पॉट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया व्हाइट स्पॉट का होने का कारण। अब देखेंगे कि व्हाइट स्पॉट अगर आपके हो रहे हैं तो ये लक्षण और क्या क्या देंगे। जहां भी आपकी स्किन का डिस्कलरेशन होना चालू हुआ है, आपकी स्किन व्हाइट होना चालू हुई है, आपके स्किन की उस जगह पर सेंसिटिविटीज जो है वो हाइपर सेंसिटिव होना चालू हो जाएंगी। जैसे ही ल्यूकोडर्मा का पेशेंट हीट को एक्सपोज कराता है अपने उस पार्ट को, तो वहां पर इचिंग, बर्निंग थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी स्किन की जगह से ज्यादा महसूस होना चालू होती है। अगर कोई ल्यूकोडर्मा का पेशेंट, वाइटिलिगो का या व्हाइट स्पॉट्स वाला पेशेंट धूप में जाता है तो जिस जगह पर व्हाइट स्पॉट्स बने हुए हैं वो जगह और ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होकर के वहां पर इचिंग होना चालू हो जाती है, वहां खुजली आना बहुत जोर से चालू होती है और साथ में वहां पर बर्निंग सेंसेशन भी होती है। अगर कभी कभी किसी की हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है तो वहां से स्किन उतरना भी चालू हो जाती है। ये एक लक्षण व्हाइट स्पॉट्स के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाइट स्पॉट्स जो हैं ये बॉडी के किसी भी भाग में हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो फ्रंट हेयर लाइन है वहां से लेकर के आपके नीचे की तरफ चलते चलते पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में, और पैर के अंगूठे के नाखून तक कहीं भी अगर हो रहे हैं तो वो कोई एक ऐसा इसका डेफिनेट एरिया नहीं होता है कि यहां पर ही ज्यादा होंगे या फिर चेहरे पर नहीं होंगे। पूरी बॉडी में कहीं भी ये फैल सकते हैं। जहां पर मेलानिन सीक्रेशन कम हुआ, जहां पर मेलानिन का सैचुरेशन जो है बॉडी में वो कम आया, वहीं पर ये व्हाइट स्पॉट्स होना चालू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं व्हाइट स्पॉट्स अगर हो गए हैं तो उनकी चिकित्सा क्या हो सकती है। चिकित्सा में मूल रूप से बहुत उपयोगी चिकित्सा जो है व्हाइट स्पॉट्स की, हम पहले देखेंगे कि व्हाइट स्पॉट्स को नेचुरली किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो एम ऑफ ट्रीटमेंट जो रखना है, क्योंकि नेचुरोपैथी में ऐसा माना जाता है कि सारे रोगों का कारण जो है वो क्या है, शरीर में मल का वास करना ही सारे रोगों का कारण है। सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। शरीर में जब जो मल है वो कुपित होना चालू होता है तब सभी प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होना चालू होते हैं। तो वाइटिलिगो भी एक रोग है। निश्चित ही ये माना जा सकता है कि शरीर में जब मल कुपित होना चालू हुआ है उसी के बाद ये वाइटिलिगो का रोग भी शरीर में घुसने के कगार पर आया है। तो हमें सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है, आपके शरीर में जमते हुए मल को शरीर से बाहर निकलवाना है, और वही एक सबसे अच्छा प्लान माना जाएगा ट्रीटमेंट का। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अगर किसी भी रोग में परमानेंट निदान करना है तो आप कैसे भी करके मलों के जमने को शरीर में से निकालना चालू करें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो बताया गया, कहा गया लंघनम परम औषधम। तो लंघनम परम औषधम जो बोला गया कि आप उपवास करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप उपवास करना चालू करेंगे, शरीर में जो ऊर्जा संग्रह हुई है और जो मल ऊर्जा के रूप में शरीर में संग्रह हो रहे हैं
वो धीरे धीरे करके शरीर में से ऊर्जा जब खर्च होगी तो वो मल भी शरीर में से बाहर आना चालू हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा एम जो हम रख सकते हैं वो रख सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, अंदर से क्लीनिंग ऑफ बॉडी। क्योंकि जो आपके शरीर में शुद्धि है, कहा जाता है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन बाहरी स्वच्छता का ध्यान तो सब रख ले रहे हैं, आंतरिक स्वच्छता के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आंतरिक स्वच्छता की भी आवश्यकता होती है और आंतरिक स्वच्छता के लिए ये बोला जाता है, हालांकि जो स्लोगन था वो तो कुछ इस तरीके से था कि नहाए धोए क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। ये बोल दिया जाने चालू कर दिया गया है भाई कि अंदर अगर मैल है तो नहाने धोने से क्या होता है। स्लोगन ये था कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल समाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। तो नहाने धोने से कुछ नहीं होता जब तक आपके अंदर गंदगी भरी हुई है, सिस्टमिक क्लींजिंग है, आपके अंतःकरण की सफाई जो होती है, आपकी आंतें शुद्ध नहीं है, आपके फेफड़े साफ नहीं है, आपकी किडनी साफ नहीं है, आपका लिवर जब तक डिटॉक्सिफाइड नहीं है तब तक आप ऊपर से खूब त्वचा को रगड़ रगड़ के साफ करते रहिए, आपकी समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वच्छता, आपको ऊपर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है तो आंतरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आप शरीर को अंदर से और बाहर से साफ करने के लिए शुद्धि क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। शुद्धि क्रियाओं का पूरा वीडियो है, आप पूरा देखें और शरीर के बाहर की और अंतर की किस तरीके से सफाई कर सकते हैं आप उस वीडियो को देख करके समझ लेंगे। अब बारी आती है कि आप वाइटिलिगो के लिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं ताकि आपके शरीर में हर जगह खून के संचार में वृद्धि हो और खून में जो भी पोषक तत्व हैं या फिर शरीर में जो भी बन रहा है, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बना रही हो, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रही हो, चाहे कोई कोशिका कुछ अगर बना रही है, तो वो शरीर में प्रॉपर तरीके से स्कैटर हो, अच्छे तरीके से हर जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, हर जगह वो फैले। इसके लिए खून के संचार में वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो हमें टू फैसिलिटेट ऑक्सीजन सप्लाई इन ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी और टू सप्लाई ऑक्सीजन इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, ये हमें मोटिव रखना है। इसके लिए हम एक्सरसाइज थेरेपी का उपयोग करेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए शुद्धि क्रियाएं और एक्सरसाइज थेरेपी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये दो चीजें हम करेंगे। तो एक्सरसाइज थेरेपी में हम टहल सकते हैं, हम कोई भी ऐसा व्यायाम जिससे पसीना शरीर में अच्छे तरीके से निकले वो व्यायाम कर सकते हैं, या फिर हम टहलने और व्यायाम के बाद में प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, अच्छे तरीके से नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट और डीप ब्रीदिंग कम से कम 100 बार। डीप ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम किस तरीके से करना है, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में या प्राणायाम की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप प्राणायाम पूरा देख सकते हैं। और हाउ टू वॉक, और अगर आप जॉइंट एक्सरसाइजेस करना चाहें या फिर आप सूर्य नमस्कार करना चाहें तो इनके स्पेसिफिक वीडियोस दिए गए हैं, आप उन वीडियोस को इसी चैनल पर जाकर के देखें और ये समझें कि प्रॉपर तरीका क्या होता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो फिर आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर तरीका सीखें और उस तरीके का फॉलो अप करके चीजों को अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब हमें जो बेसिक कारण रहे हैं उनका निवारण करना है। तो बेसिक कारणों में हमने बोला था कि टॉक्सिफिकेशन बेसिक कारण है तो हमने डिटॉक्सिफिकेशन करा दिया शुद्धि करा के। एक लेथार्जिसिटी बेसिक कारण है तो हमने ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट करा दिया एक्सरसाइजेस करा के, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के। अब हम देखते हैं विटामिन D3 की कमी की वजह से वाइटिलिगो एनहेंस भी बढ़ता भी है और होता भी है। तो विटामिन D3 का आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो आप विटामिन D3 के लिए हल्की धूप में, हल्की धूप का मतलब होता है अगर आप अप्रैल 25 या पूरे अप्रैल में भी चाहें तो 11 बजे के पहले पहले की धूप आपके लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप अप्रैल से लेकर के जून 25 तक की बात करते हैं तो फिर वो 9:30 मैक्सिमम 10 बजे के पहले पहले तक की धूप में आप धूप स्नान ले सकते हैं। वहां से आपको कुछ विटामिन D3
जरूर मिलेगा। बाकी अगर आप मई जून में 12 बजे की धूप में बैठेंगे तो फिर वो आपके लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, वो प्रॉब्लम रहेगी। और वैसे तो ये कहा जाता है कि लालिमा धूप में विटामिन D3 मिलती है आपको, और लालिमा धूप का मतलब होता है सूर्योदय के 3 घंटे तक का जो समय होता है, उस समय में जो आपको धूप मिल रही होती है वो लालिमा धूप होती है। 3 घंटे बाद तक की धूप को बोला जा सकता है। वैसे तो 48 सूर्योदय जब होता है उसके बाद 48 मिनट जो टाइम होता है उसमें धूप जो है वो पीले कलर की नहीं होती, लालिमा धूप होती है। और वो लालिमा धूप जो है वो विटामिन डी के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो आप उसका एक्सपोजर अपनी बॉडी के उस पार्ट पे जहां पर आपको वाइटिलिगो हो रहा है उसका एक्सपोजर करा सकते हैं, वो अच्छा है। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो विटामिन डी के ग्रेन्यूल्स या फिर जेलेटिन कैप्सूल्स आते हैं वंस इन अ वीक 60,000 यूनिट्स, या फिर आजकल 2000 यूनिट्स का पर डे का कैप्सूल भी आने लग गया है, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक कहीं से अवेलेबल हो जाए, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो आजकल मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है विटामिन B12 की कमी। तो B12 की कमी को पूरा करने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो तो विटामिन B12 की कमी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज विटामिन B12 के बहुत सारे होते हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज B12 के बहुत कम हैं। लेकिन आप हरी सब्जियां, दूध का उपयोग, या फिर ताजे फल या फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होते हैं, जो अंकुरित अन्न होता है, उसमें से आपको विटामिन B12 कुछ मात्रा में मिलेगा। तो आप इसका अच्छे तरीके से उपयोग करें। इसको अगर आप खा रहे हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स अगर आप अंकुरित अन्न अगर खा रहे हैं तो आपको बहुत चबा के खाना पड़ेगा। अगर आपने बिना चबाए खाया है तो निश्चित ही वो आपको प्रॉब्लम करेगा। आपका फूड पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप सवेरे जैसे ही जागें, जागते ही कम से कम 4 ग्लास पानी पिए। 4 ग्लास पानी पिया, 4 ग्लास पानी आप जल्दी जल्दी पिएंगे, ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जरूरी है। जल्दी जल्दी बड़े बड़े घूंट 4 ग्लास पानी पी लिया, पानी पी करके आप खड़े हो गए, आप अपने छोटे मोटे जो भी काम होते हैं सवेरे के वो काम निपटा सकते हैं, या फिर 10 मिनट आप टहल सकते हैं। 10 मिनट टहलने के बाद फिर आप मोशन जाएंगे, मोशन जाने के बाद हाथ मुंह धो करके मंजन करके फिर आप व्यायाम करेंगे। व्यायाम करने के बाद सवेरे सवेरे आप कोई भी एक फल खा सकते हैं। खट्टे फलों से आपको परहेज करना है। खट्टे फल अगर आप खाएंगे तो निश्चित ही ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, तो खट्टे फल आप नहीं खा सकते। खट्टे फलों में एक चीज ये बोली जाती है कि आंवला खट्टे फलों में आता जरूर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि वाइटिलिगो में, ल्यूकोडर्मा सफेद दाग में आंवले का उपयोग आप कर सकते हैं। और कहीं कहीं कुछ वैद्यों ने, कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने, कुछ जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आंवला भी नुकसानदायक हो सकता है। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि आप जो भी मुंह में डाल रहे हैं और मुंह में डालने के बाद अगर खट्टास का अनुभव हो रहा है, तो हम तो लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लें जो आपकी जबान पर खटास का अनुभव करवाए, क्योंकि खट्टी कोई भी चीज होगी वो आपके शरीर में खटाई पहुंचेगी। खटाई से ये वाइटिलिगो जरूर थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो आप ये ध्यान रखें कि खट्टी चीजों का परहेज बिल्कुल रहेगा, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो इमली की खटाई हो, चाहे वो छाछ या दही की खटाई हो, या फिर जीभ पर लगने के बाद कोई भी चीज खट्टी लग रही है, संतरा हो, अनानास हो, मौसम्बी हो, ये सारी चीजें आप, आम खट्टा वाला कच्चा आम जो होता है, कैरी जो होती है, ये सब आपके लिए निषेध में जाएंगे। आप इनका कतई उपयोग ना करें। फिर आप भोजन में क्या ले सकते हैं? आप अंकुरित अन्न ले सकते हैं। साथ में आप कोई भी ऐसी चीज भी ना खाएं जिसको पचाने के लिए बहुत एसिड की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन को बचाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए आप प्रोटीन का उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते। और जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज को पचाने के लिए भी बहुत प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जिनको व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं वो फिर नॉन वेज भी खाना अगर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनका लाभ होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। ये तो हो गया कि ये नहीं खाना है। अब खाना क्या है? तो सवेरे सवेरे एक फल खा सकते हैं।
आप व्यायाम करने के बाद या व्यायाम करने के पहले बहुत अच्छा होता है आप अंजीर और खजूर खा लें। अंजीर और खजूर जो है ये ऐसा माना जाता है कि व्हाइट स्पॉट्स के लिए एक वरदान के जैसे है। ये आपकी बॉडी में मेलानिन सीक्रेटिंग सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो आप खजूर और अंजीर, रात को 2 अंजीर और 4 खजूर के आसपास, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो, क्योंकि डायबिटीज है तो फिर ये मीठे होते हैं, नुकसान करेंगे, ठीक है। रात को भिगो के रख दीजिए, सवेरे सवेरे इनको निकाल के आपने चबा के खा लिया व्यायाम के बाद में, और उसके बाद आपने वो पानी पी लिया। उसके बाद आप एक फल खा सकते हैं 8 बजे के आसपास। फल में आप चीकू खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, अनार भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये फल आपके लिए उपयोगी माने जाएंगे। इसके बाद में नाश्ता जो आपका होगा, नाश्ता आप अंकुरित गेहूं अगर लेना चाहें ले सकते हैं। तो अंकुरित गेहूं काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। अंकुरित गेहूं के लिए भी ऐसा माना जाता है कि ये आपके लिए मेलानोसाइट सेल्स के सीक्रेशंस को बढ़ाने का काम करेगा, मेलानिन सीक्रेशन बढ़ेगा। ये पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पिगमेंटेशन अगर अच्छे तरीके से होना चालू होगा, मेलानिन सीक्रेशन अच्छे तरीके से होना चालू होगा, उसके बाद में अगर आप अच्छे तरीके से प्राणायाम करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ मेलानिन जो है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से स्कैटर होना, फैलना चालू होगा। तो डिस्कलरेशन स्किन में जहां भी हो रहा था वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। साथ में आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी भी ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लंच के 40 मिनट पहले ग्रीन सैलेड पेट भर के खा लीजिए, ककड़ी, खीरा। अच्छा, टमाटर जो है देसी टमाटर तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, और जो सैलेड के टमाटर आते हैं, जो हाइब्रिड टमाटर टोमेटोज बोले जाते हैं, उनका उपयोग आप थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। वैसे अगर निषेध में डाल के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पथ्य में नहीं अपथ्य में ही जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे लंच में हमें चपाती जौ के आटे की या फिर गेहूं के मोटे आटे की चपाती और सब्जी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा, बहुत मोटा आटा, क्योंकि पेट जितना खराब होगा, आप मान लीजिए वाइटिलिगो अगर हो गया है तो बढ़ने का सबसे बड़ा काम होता है पेट का खराब होना। वाइटिलिगो हुआ है, आप पेट को और खराब रखोगे तो वाइटिलिगो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। तो पेट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोपहर और शाम के खाने के बीच में आप नारियल पानी ले सकते हैं या फिर आप गाजर का जूस ले सकते हैं। अच्छा, गाजर जो है ये बहुत इफेक्टिव मानी जाती है इन ट्रीटिंग ल्यूकोडर्मास, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो है ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए स्किन के डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। वैसे तो कहा जाता है विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन स्किन के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी बीटा कैरोटीन बहुत अच्छे तरीके से एंटी इंफ्लेमेटरी हो जाता है, एंटीबायोटिक है, इम्यूनो एनहेंसमेंट का काम करवाता है, और साथ में ये एंटी ऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है, और ये आपके लिए फाइटोकेमिकल्स का भी काम करेगा। तो बॉडी में आपकी इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करेगा। साथ में बीटा कैरोटीन है इसमें, इसलिए ये आपके ल्यूकोडर्मा में भी बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में फिर आप शाम के खाने को थोड़ा जल्दी खाओ, और शाम के खाने को खाने के बाद उसको पचाने के लिए थोड़ा चलें जरूर। तो ये बहुत आवश्यक पॉइंट रहेगा। इसके बाद रात को सोने के पहले एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक सिरप जो वैद्यनाथ या फिर आप डाबर का भी ले सकते हैं, खदिरा रेस्ट। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट चाह रहे हैं वाइटिलिगो का या वाइट डिस्चार्ज का, तो खदिर करके एक पेड़ होता है जो कत्था जिससे बनता है, जो पान में डाला जाता है कत्था, वो कत्था जहां से निर्मित होता है वो खदिर का प्लांट है, पेड़ है वो। उस खदिर की छाल का आरिस्ट बनता है, या फिर आसप भी आता है, या फिर खदिर का चूर्ण भी आता है। हाँ, तो वो खदिरारिस्ट या खदिरादि वटी के नाम से गोलियां आयुर्वेद में कहीं भी मिल जाती हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन अगर आप चाहें तो, और या फिर आपको आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप्स पर ही खदिर का चूर्ण भी मिल जाएगा। तो आप इस खदिर के चूर्ण को खा भी सकते हो, और उसको पानी के साथ मिला करके
जहां स्पॉट हो रहे हैं वहां लगा भी सकते हो। तो ये बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिकेसी है इसकी इन ट्रीटमेंट ऑफ वाइटिलिगो, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। एक बाकुची नाम से और प्लांट होता है, ये बेसिकली एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक हर्ब मानी जाती है। ये भी आपके इस ल्यूकोडर्मा को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा आयुर्वेद में तो ऐसा माना जाता है कि बाकुची एकमात्र ऐसा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इस वाइटिलिगो या बढ़ते हुए ल्यूकोडर्मा के लिए, बहुत वरदान के जैसा साबित होता है। तो बाकुची जो है, इसका बाकुची ऑयल भी आता है, बाकुची का पाउडर भी आता है, और बाकुची की गोलियां भी आती, टैबलेट भी आती, टैब्स के फॉर्म में भी आती है। तो आप जैसे भी चाहें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ऑयल है तो आप ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, टैबलेट है या फिर इसकी सिरप मिल रही है आपको, तो वो आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं, उसको खाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी नुस्खा माना जाएगा, बहुत उपयोगी उपचार माना जाएगा, जो आप कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। आहार चिकित्सा हो गई, व्यायाम चिकित्सा हो गई, आयुर्वेद चिकित्सा हो गई। नुस्खे जो हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अगर कहीं पर व्हाइट स्पॉट आपके हो रहा है तो वहां पर आप मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा चंदन का पाउडर और गुलाब के फूल के पाउडर को मिला करके लगाते हैं, और लगाने के बाद आप उसको 15 से 20 मिनट के लिए वहां छोड़ दें, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हल्के हाथ से स्ट्रोकिंग करते हुए उसको वहां से निकालेंगे, तो ये भी आपके लोकल व्हाइट स्पॉट्स के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करने वाली थेरेपी मानी जाती है। अब जो बबूल की छाल होती है, बबूल का पेड़ सबने देखा है, तो बबूल की छाल जो है, इसको आप छाल को निकाल, उसको धो करके अच्छे तरीके से सुखा लें, और सूखे हुए छाल को पत्थर पर पानी डाल करके अच्छे तरीके से उसको घिसें, और उसकी जो छाल है वो भी आप व्हाइट स्पॉट्स जहां जहां हो रहे हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी कुछ लोगों को आराम है, बहुत उपयोगी है ये। साथ में अब आपके लिए जो घरेलू उपचार है, घरेलू चिकित्सा जो है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए। पानी की क्वांटिटी कम से कम 4 लीटर रखिए। आप ओरल हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जो ल्यूकोडर्मा में आपको इचिंग सेंसेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जो लोकली, अब चूंकि गर्मियां बढ़ रही हैं तो बढ़ती हुई गर्मियों में ल्यूकोडर्मा बहुत ज्यादा इरिटेटिव हो जाता है। जिनको लगभग 30%, 40%, 50%, 60% और मोर देन 75% जिनको ल्यूकोडर्मा है, उनको अभी ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लॉथिंग्स जो उनके हैं वो कोई भी डार्क कलर के कपड़े ना पहने, काले कलर के तो विशेष रूप से कपड़े ना पहने जाएं। धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप पूरे स्किन को अच्छे तरीके से व्हाइट कलर के कॉटन के कपड़े से ढक करके ही बाहर निकलें। सन से एक्सपोजर को ज्यादा से ज्यादा रोकें, बचाएं। सन का एक्सपोजर जो है वो अगर बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है स्किन, तो 9 बजे के पहले पहले के सूर्य में आप एक्सपोज करा सकते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन के लिए। और अगर आपको वहां भी इचिंग हो रही है, उतने में भी इचिंग हो रही है, सन अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है, तो आप 8 बजे के पहले पहले एक्सपोज करा लें और उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। उसके बाद अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो व्हाइट कलर का कॉटन का पतला सा कपड़ा ओढ़ करके ही बाहर निकलें। कोशिश करें लूज फिटिंग के कपड़े पहने, टाइट फिटिंग के कपड़े कतई ना पहने। जिन लोगों को ल्यूकोडर्मा की समस्या होती है उनको ग्रिप वाले कपड़े जो होते हैं जिनमें इलास्टिक लगी होती है वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। नायलॉन से बने हुए कपड़ों का बिल्कुल परहेज किया जाए, पथ्य में छोड़ दिए जाए ऐसे कपड़े। कॉटन के कपड़े, और वो भी कलर जो है वो ग्रीन कलर हो सकता है, लाइट ग्रीन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, स्काई ब्लू कलर हो सकता है, या फिर व्हाइट कलर का कपड़ा बहुत एफिकेसी के साथ आप उपयोग में ले सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए सूदनिंग रहेगा। तो ये है ल्यूकोडर्मा के लिए सारी चिकित्सा पद्धति। इसमें आपको पानी ज्यादा पीना है, खाने को बहुत चबा के खाना है, बहुत ज्यादा सात्विक नेचर का फूड लेना है, तामसिक प्रकृति के भोजन को आपको अवॉइड करना है। आप डीप ब्रीदिंग अच्छे तरीके से करिए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद।
ये आपके लिए घरेलू चिकित्सा के रूप में काम करने वाला सामान्य पथ्य होगा, जिससे आप अपनी इस बढ़ती हुई समस्या को धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। जिन लोगों को ये समस्या है वो इस वीडियो को गौर से सुने और पूरी चीजों को समझ करके उसके हिसाब से फॉलोअप करना चालू करें। और अगर आपकी जानकारी में आपके परिचित लोगों में से किसी को यह समस्या है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में अवेयर हो जाएं कि आपको करना क्या है और क्या आपको छोड़ना है, खाना क्या है और क्या आपको खाने में छोड़ना है, कपड़े कैसे पहनने हैं और कैसे कपड़े पहनना आपको छोड़ना है, और आयुर्वेदिक उपचार में आपके लिए खदिरा रिस्ट या बाकुची जो है ये किस तरीके से उपयोगी है, और आपको ये एकमात्र बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल जो हो सकती है आराम से आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप्स में आप जाके ले सकते हैं। और इस समस्या में आप इस बाकुची या फिर खदिरा रिस्ट या फिर खदिरादी वटी या खदिर के चूर्ण का उपयोग करके अपनी इस समस्या को कम कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, उसका आंसर जरूर किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।